नमस्कार मित्रों, मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत बाय हेमा मैम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी में जुट गए होंगे। तो दो पंक्तियां आपके लिए कि जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो देखिए, इरादा अपना मजबूत बना दीजिए। जो भी एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं सभी में इरादा को मजबूत इरादा करोगे तो हिम्मत भी नहीं हारोगे और अपने तन्मयता के साथ में जुट जाइए। सफलता एक ना एक दिन ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो आज का जो टॉपिक होगा, जो सेशन होगा, वो आप देखेंगे कि सेंट्रल टेट का जो फॉर्म है वो आया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है तो वो लोग अपना फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि लास्ट तक आप लोग बैठे रहते हो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए टाइम से अपना फॉर्म फिल कर देना और तैयारी में तुरंत जुट जाइए, क्योंकि फिर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए, क्योंकि टाइम कम होता है, पढ़ना ज़्यादा होता है। इसलिए जुट जाइए तैयारी में। तो आज का जो टॉपिक होगा वो सेंट्रल टेट या यूपी टेट में जो कुछ आता है, जो उसमें सिलेबस में आता है, जो आपका सब्जेक्ट, कुछ लोग क्या होता है कि उसमें चूज सब्जेक्ट होता है कि आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर संस्कृत या फिर उर्दू। जो लोग उर्दू पढ़ते हैं वो उर्दू भी फिल कर सकते हैं, जो लोग संस्कृत के प्रेमी हैं तो वो संस्कृत को फिल कर सकते हैं, जो लोग इंग्लिश के प्रेमी हैं वो लोग इंग्लिश को भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत के बारे में, जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या संस्कृत से करना चाहते हैं तो वो लोग देखेंगे। पहले ये देख लो कि सेंट्रल टेट में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर आते हैं संस्कृत में। ठीक है, 5 भाग होते हैं, 5 भागों में डिवाइड होते हैं। देखिए 5 पार्ट होते हैं। अब ये 5 पार्ट में आप देखेंगे कि आपकी हिंदी आ जाती है। हिंदी में आप देखेंगे 30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा आप देखेंगे, आपने जैसे कि आपने ईवीएस को देख लिया, इसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। फिर आप देखेंगे मैथ्स, इसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। फिर आप देखेंगे पेडागोजी, इसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे? 30 होंगे। फिर आपका ये सिलेक्ट करने वाला सब्जेक्ट आएगा, आप संस्कृत को भी फिल कर सकते हैं और या फिर आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आप उर्दू को भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन, कितने नंबर कितने हो गए? 150, और क्वेश्चन भी कितने होंगे? 150। तो इन सारे टॉपिक में से जो आपको सिलेक्ट करना है, इंग्लिश या संस्कृत, उनमें से आप देखेंगे संस्कृत के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? संस्कृत के बारे में आज देखेंगे और पढ़ेंगे भी, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में कैसे कैसे ये आएगा तो उसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, संस्कृत क्वेश्चन कितने हैं? 30। कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? 2 भागों में। एक भाग में कौन आएगा? एक भाग में आपका देखेंगे कि आपका गद्यांश 15 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 15 नंबर होंगे, 15 नंबर, और इधर एक 15 नंबर। इसमें देखेंगे 15 नंबर में क्या क्या आएगा? आपका गद्यांश और प्लस पद्यांश, और इसी के अंतर्गत आपकी व्याकरण रखी होगी। इसी में व्याकरण आएगी। इन 15 नंबर में ही व्याकरण को पूछा जाएगा, चाहे वो गद्यांश हो चाहे वो पद्यांश हो। 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश होंगे, उसी से रिलेटेड व्याकरण को पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे पेडागोजी के। यहाँ पर 15 क्वेश्चन इधर मिले और आपके 15 क्वेश्चन हैं संस्कृत होंगे संस्कृत के ही, पर
ये अपने गद्यांश और पद्यांश होंगे। जो व्याकरण आपकी गद्यांश और पद्यांश में आती है वो आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, ठीक है। उसमें से देखते हैं कि 4-5 नंबर ऐसे ही व्याकरण से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे किस में व्याकरण आएगी, इसमें तो आएगी नहीं। व्याकरण आएगी तो आपके गद्यांश या पद्यांश में से रखी होगी, और इससे गद्यांश पद्यांश से जो क्वेश्चन होंगे और उससे जो बचेंगे 4-5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में से, तो वो व्याकरण के हो जाएंगे। तो इसी को आज देखते हैं। और यहाँ पर यूपी टेट के लिए ये होगा, यूपी टेट और प्लस सेंट्रल टेट दोनों के लिए। सबसे पहले हम अपने संस्कृत के बारे में ही बात करते हैं। संस्कृत शुद्ध शब्द क्या होता है? संस्कृतम। यहाँ पर आप देखेंगे कि संस्कृतम शुद्ध शब्द होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि किस लिंग का शब्द है, तो ये नपुंसक लिंग का शब्द है। संस्कृतम शब्द किस लिंग का शब्द है? नपुंसक लिंग का शब्द है। इसका थोड़ा पोस्टमार्टम भी करके देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। थोड़ा अर्थ के बारे में भी जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है शुद्ध, और क्या होता है? परमार्जित, परिष्कृत। इसके अर्थ होते हैं, संस्कृत का मतलब ही होता है शुद्ध। जो शुद्ध बोला जाए, शुद्धता के साथ में पढ़ा जाए, शुद्धता के साथ में लिखा जाए, शुद्धता के साथ में बोला जाए, उसी को क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर सा के बाद में ऊपर अनुस्वार लगा है, या सा के बाद में मकार है, माँ है, या सा के बाद में ना आया है, तो एक उपसर्ग बनता है। कौन सा उपसर्ग होता है? सम उपसर्ग। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सम, देखिए अनुस्वार लगा है तो क्या बन जाएगा? सम उपसर्ग बन जाएगा। यहाँ पर आएगा तो एक धातु आएगी, धातु का सिंबल होता है अंडर रूट की तरह। मैथ्स में जब आप अंडर रूट पढ़ते हैं उसी की तरह एक सिंबल होता है। और इसके बाद में यहाँ पर आप क्या देखेंगे? अक्त प्रत्यय। प्रत्यय कौन हो जाएगा? अक्त प्रत्यय। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि सम हो गया, सम उपसर्ग हो गया, क्री धातु हो गई, अक्त प्रत्यय हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो सा है, आधा सा, ये कहाँ चला गया? ये इसको तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सुट का आगम हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? सुट का आगम। आगम का मतलब आ गया, सुट आ गया। अब ये सुट क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर देखेंगे। सुट का क्या शेष रहता है? सुट का सा शेष रहता है। सुट का आगम, सुट का आगम हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सुट को समझा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी शब्द के अंत में हलंत कोई व्यंजन होता है तो उसकी हलंतिम सूत्र से इति संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? सु। इसको भी हम तोड़ के देख लेते हैं। किसी भी शब्द के अंत में उ आता है, ह्रस्व उ होना चाहिए, तो उसकी भी इति संज्ञा होकर क्या हो जाएगा? लोप। और यहाँ पर क्या बचा? ये अधूरा सा बचा। यहाँ पर आपने देखा ये अधूरा सा, और यहाँ पर भी क्या है? अधूरा, मतलब शुद्ध व्यंजन लिखा हुआ है। जब हम इसको आधे मतलब किसी सार्थक शब्द में प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं, और जब हम सिंगल लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। कभी आपने देखा ऐसे लिखा हुआ, सिंगल लिखा हुआ? नहीं ना, ये गलत माना जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं सिंगल, और किसी सार्थक शब्द में प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से ही सार्थक शब्द में प्रयोग हो पाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आगम किसका हुआ है? सुट का आगम हो गया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि सम क्या है? सम एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। क्री क्या है? क्री एक धातु है। अक्त क्या है? अक्त एक प्रत्यय है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ भी होता है ना अपना। सम उपसर्ग है, उपसर्गों के भी अपने अर्थ हैं। तो यहाँ पर सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक रूप से, सम्यक रूप से या भली प्रकार से। क्री का मतलब क्या होता है? करना। देखिए धातुएं होती हैं जो हम हिंदी में करना, बैठना, उठना, पढ़ना, लिखना, इसको हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्या होता है? क्री, पठ और क्री, पठ, लिख, ये सब क्या होती हैं? ये धातुएं होती हैं।
देखेंगे यहाँ पर कि अक्त प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में ता दिखे, किसी भी शब्द के अंत में ता दिखे, ये विसर्ग वाला दिखे, या बड़े आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा लगी हो, या फिर ता के बाद में मकार लगी हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके विसर्ग के ठीक पहले क्या है ता, इसमें क्या है ता, इसमें क्या है ता, और यहाँ पर तो पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर अक्त प्रत्यय, इक्त प्रत्यय या ता प्रत्यय भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि लसक तद्धित सूत्र के द्वारा इसका लोप हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा ता बचेगा। इसलिए किसी भी शब्द के अंत में ता दिखे तो समझ लेना कि प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, अक्त प्रत्यय हो जाएगा। एक प्रत्यय भी यहाँ से क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके सेंट्रल टेट में कि बताइए संस्कृतम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। यहीं से पूछा जाए कि बताइए संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सम उपसर्ग है। संस्कृत शब्द में कौन सी धातु है, तो आप बताएंगे क्री धातु है। संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्त प्रत्यय है। यहाँ पर हमने इसका जो अर्थ बताया ये आपको नॉलेज देने के लिए बताया कि सम का मतलब क्या होता है, अच्छी प्रकार से, और क्री का मतलब क्या होता है, करना। जो अच्छी प्रकार से कार्य को किया जाए उसी को ही क्या कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। तो ये बात समझ में आई। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताइए संस्कृत शब्द में किसका आगम हुआ है, तो संस्कृत शब्द में सुट का आगम हुआ है। सुट का मतलब हुआ शुद्ध व्यंजन वाला स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा संस्कृत के बारे में देखा, यहाँ से क्वेश्चन बनते, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सेंट्रल टेट हो, या फिर कोई भी संस्कृत का एग्जाम होता है, टीजीटी पीजीटी जो भी होता है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आगे चलते हैं, जिसे आप हल्का समझ के छोड़ देते हो, एग्जाम हॉल में जब बैठते हो यही हल्का क्वेश्चन आप पर भारी पड़ जाता है। तो हल्का समझ के छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, हल्का भी पढ़ना है, और जो थोड़ा महंगा है मतलब जो अच्छा है उसको भी पढ़ना है। तो चलते हैं, देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है। देखिए कोई भी भाषा होती है, दुनिया में जितनी भी भाषाएं होती हैं, तो सभी भाषाओं की अपनी अपनी व्याकरण होती है और अपना अपना साहित्य भी होता है। अगर व्याकरण नहीं होगी तो भाषा शुद्ध कैसे बन पाएगी। देखिए व्याकरण का काम होता है भाषा को शुद्धतम रूप देना। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्याकरण के बारे में देखेंगे, थोड़ा व्याकरण का भी पोस्टमार्टम करते हैं। व्याकरणम, अगर ये शब्द भी पूछा जाए कि बताइए व्याकरणम किस लिंग का शब्द है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्याकरणम भी नपुंसक लिंग का शब्द है। क्या है, नपुंसक लिंग का शब्द है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्याकरणम शब्द किस लिंग का शब्द है, नपुंसक लिंग का शब्द है। यहाँ पर अगर हम इसी शब्द में पूछ लें कि बताइए व्याकरणम शब्द में या व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है, संधि हमने पूछ ली, ठीक है। आप संधि बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। यहाँ पर आपने देखा कि आधे अधूरे वर्णों के बाद में या वर अलम में से कुछ रखा हो तो इको यड़ सूत्र के द्वारा यड़ संधि होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, आप समझना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि वाह है, वाह को मैंने पूरा बना दिया। इको यड़ सूत्र के द्वारा या क्या बन जाएगा, या छोटी ई की मात्रा बन जाएगी। अब आप देखेंगे कि या में अभी क्या छिपा हुआ है, या में अभी आ छिपा हुआ है, ह्रस्वा, और एक ये आ मिलकर क्या बनता है, दीर्घ आ बन जाता है। तो एक हमारा उपसर्ग आ गया यहाँ पर, आंग उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आ गया, आंग उपसर्ग आ गया। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि एक हमारी धातु आएगी निकलकर, कौन सी आएगी, क्री धातु निकल कर आएगी। यहाँ पर आपने देखा कि क्री धातु कैसे बन गई। आप यहाँ पर देखेंगे ये रा है, ठीक है। इस रा को हम क्या करेंगे, तोड़ देते हैं। इस रा को हमने तोड़ के आ को बाहर कर दिया। यहाँ पर देखिए जो रा होती है ये हीरो होती है, ये बहुत सारे रोल अदा करती। कभी रेफ रा बनती, कभी पदेन रा बनती, कभी ऋषि वाली रा बनती, कभी ट्रक वाली रा बनती, और कभी कभी ये विसर्ग भी बन जाती है। फिलहाल यहाँ पर जो ये रा किसका काम करेगी, ऋषि वाली रा का काम करेगी। तो यहाँ पर अगर बाद में रा आती है तो पहले वाले वर्ण में ये रा लग जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, री, और री जुड़ गई और क्या बन गया, एक धातु बन गई, क्री धातु बन गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि रा में अभी क्या छिपा था, आ। अब आ यहाँ पर आ था, और यहाँ पर ये सब पूरा ही वाक्य शब्द बना हुआ है। देखिए किसी भी शब्द में अगर रा आता है
किसी भी शब्द में अगर ये वाला रा आता है, ये वाले सा आता है और ये ऋषि आती है तो उसके ना के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए रा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, रा हो गया। यहाँ पर रा तो इधर चली गई ना क्री में, अब ये जो रा है वो अपने रूप में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, अनम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनम। एक शब्द बन गया अनम। अब देखिए जिस किसी शब्द के अंत में अन या अनम आता है उसमें प्रत्यय कौन सा होता है, उसमें ल्यूट प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय। ये थोड़ा हमने ज़्यादा डिटेल में समझा दिया, परेशान मत होना, ठीक है। इतना समझना कि इसमें कौन सी धातु है, इसमें क्री धातु है, प्रत्यय कौन सा है, ल्यूट प्रत्यय। अब इसको ऐसे ही छोड़ देना है ना। तो जिन्होंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी वो लोग परेशान हो जाएंगे कि इतना कैसे समझ पाएंगे। समझना कुछ नहीं, मैंने रफ कर दिया, ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा वी क्या है, वी यहाँ पर उपसर्ग है। वी क्या है, उपसर्ग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आंग भी क्या है, आंग भी एक उपसर्ग है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि क्री क्या है, क्री एक धातु है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्यय ल्यूट क्या है, ल्यूट एक प्रत्यय है। और ल्यूट प्रत्यय जो होता है, ल्यूट प्रत्यय जब किसी भी धातु में जुड़ जाता है तो वो नपुंसक लिंग का शब्द बना देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि वी का अर्थ क्या होता है। वी का मतलब होता है विशेषता होता है या फिर विपरीत अर्थ कभी कभी देने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आंग का मतलब क्या होता है, आंग का मतलब होता है कम, तक या फिर स्वीकृति। यहाँ पर ये अर्थ देता है। किसी भी धातु के साथ में अगर आंग जुड़ जाता है तो कभी कभी वो कम का अर्थ देता, कभी तक का अर्थ देता और कभी कभी वो स्वीकृति का अर्थ देता। क्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा कि क्री का मतलब क्या होता है, क्री का मतलब होता है करना। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे अर्थ जुड़ जाता है। जैसे कि मैंने एक शब्द दिया जीवनम, मैंने एक शब्द ले लिया जीवनम। जीवनम में हम क्या जोड़ दें, आंग उपसर्ग जोड़ दें। जीवनम में हम आंग उपसर्ग जोड़ देते हैं। अब देखिए जब हम इस आंग उपसर्ग को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम किसी सार्थक शब्द में जोड़ेंगे तो ये देखिए हलंत वाला है ना, तो हलंत्यम सूत्र से इसके इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। जो सार्थक शब्द में जुड़ेगा तो वो सिर्फ बड़ा आ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा। और यहाँ पर जब हम इससे बाहर निकालेंगे कि आजीवनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग के रूप में जो निकल कर आएगा वो अपना आंग आएगा, फिर आ नहीं होगा। वहाँ पर रखा भी होगा कि बताइए आजीवनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आंग उपसर्ग या आ उपसर्ग। तो यहाँ पर टिक किस में लगाओगे, आंग में लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आजीवनम शब्द, आपने देखा कि आजीवनम का मतलब क्या होता है, जीवन पर्यंत तक का मतलब टाइम की बात करने लगे तो यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग ये किसी भी धातु के साथ में या किसी शब्द के साथ में जब जुड़ जाते हैं तो अलग अलग अर्थ देने लगते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखना है। देखिए पूछा जाए कि बताइए व्याकरणम शब्द में कितने उपसर्ग हैं, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि देखकर ही बताइए कितने उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग। कौन कौन से हैं, वी और आंग। पूछा जाए कि बताइए व्याकरणम शब्द या व्याकरण शब्द में कौन सी धातु है, तो धातु कौन सी है, क्री धातु है। कौन सा प्रत्यय है, तो ल्यूट प्रत्यय है। अब यहाँ पर आ जाए कि वी, वैसे हम ये नॉलेज के लिए आपको बता दी हैं कि वी का अर्थ क्या होता है, विशेषता या फिर विपरीत। आंग का मतलब क्या होता है, कम, तक या स्वीकृति। और क्री का मतलब क्या होता है, करना। अब देखो विशेषता की बात बता देते हैं और विपरीत की भी बात यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि हमने एक शब्द ले लिया, यहाँ पर ले लेते हैं ज्ञान शब्द ले लिया, ज्ञानम, ठीक है। यहाँ पर हमने ज्ञान ले लिया और इसी में हम वी उपसर्ग जोड़ दें। अभी ज्ञान है, ये शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वी उपसर्ग जोड़ दिया और क्या बन गया, विज्ञान। जैसे ही विज्ञान शब्द बनता है तो एक हमारे माइंड में एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ जाती है विज्ञान को सुनकर ही और देखकर। देखिए विज्ञान, देखिए इसमें विशेषता आ गई कि नहीं आ गई। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा देश, क्या लिखा, देश, और इसमें हम क्या जोड़ दें, विदेश, वी जोड़ दें और एक शब्द बन गया विदेश। देखिए हम लोग बचपन से लेकर अभी तक ये पढ़ते चले आए कि देश का विलोम क्या होता है, विदेश होता है। तो ये विपरीत अर्थ भी देने लगा और ये देखिए विशेषता भी इसने बढ़ा दी। तो इसी तरीके से जो उपसर्ग होते हैं किसी भी शब्द या किसी भी धातु में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। देखिए उपसर्ग हमेशा कहाँ पर प्रयोग होते हैं, उपसर्ग हमेशा किसी भी धातु या किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द या किसी भी धातु के अंत में जुड़ते
सकते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो वो प्रत्यय। अंत है तो प्रत्यय है, और स्टार्टिंग मतलब प्रारंभ है तो उपसर्ग। उ हमेशा वर्णमाला में कहाँ आता है? प्रारंभ में आता। आ ई उ तो यहाँ पर आया ना। अब पा हमेशा कहाँ आता है? वर्णमाला में, चाहे वो हिंदी की हो चाहे अपनी संस्कृत की हो, और वो अंत में ही आती है, पा फ ब। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर ये आपने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको उत्तर भी देना होगा। तो यहाँ पर आपने इसको देख लिया। फिर चलते हैं इसके आगे। इसके आगे आप लोग देखेंगे, देखिए त्रिमुनि को देखेंगे। त्रिमुनि, त्रिमुनि यहाँ पर आप देखेंगे त्रिमुनि। अगर इसमें पूछा जाए कि त्रिमुनि में समास कौन सा है तो आप बताएंगे कि त्रिमुनि में कौन सा समास है। जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग बताइए कि त्रिमुनि में कौन सा समास है। वैसे तो ये दिखता है कि ये द्विगु समास है, क्योंकि आगे क्या है? आगे संख्या है। ऐसा लगता है कि ये द्विगु समास है, लेकिन ये द्विगु समास ना होकर ये कौन सा समास है? ये अव्ययीभाव समास है। इस शब्द में कौन सा समास है? इस शब्द में अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिमुनि शब्द अगर पूछा जाए तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास। एक और है द्वियमनम पंचगंगम, ठीक है, सप्तनर्मदम। उसके आगे भी संख्या होती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी नदी का नाम होना चाहिए, नदी बीच सूत्र के द्वारा, तो वहाँ पर भी क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिमुनि जो हैं वो त्रिमुनि कौन कौन से हैं। तो त्रिमुनि के बारे में हम लोग देखेंगे कि त्रिमुनि अगर हैं तो वो कौन कौन से त्रिमुनि हैं। त्रिमुनि एक तो अपने हैं महर्षि पाणिनि। कौन है? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि क्या है? ये त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे कौन है? कात्यायन। तो कात्यायन को क्या कहते हैं? वररुचि। इनका निक नेम क्या है? वररुचि। और चौथे कौन है? तीसरे कौन है? पतंजलि। यहां आपने देखा पतंजलि। यहाँ पर आप देखेंगे कि पाणिनि ने, ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि बताइए त्रिमुनि के अंतर्गत कौन नहीं आता। और यहाँ पर रखा हो कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, वेदव्यास, तो कौन नहीं आते हैं त्रिमुनि के अंतर्गत? वेदव्यास जी नहीं आते। और यहीं पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि बताइए, यहाँ पर कोई जैसे कि पूछ लिया जाए भास, कालिदास या फिर वेद व्यास, और पूछ लिया जाए कात्यायन, और उसमें पूछा जाए कि बताइए त्रिमुनि के अंतर्गत कौन आते हैं, कौन आता है, तो वहाँ पर कौन हो जाएगा? कात्यायन हो जाएगा। इन तीनों में से नहीं पूछा जाए तब भी बता ले जाओगे, हाँ पूछा जाए तब भी बता ले जाओगे अगर पता है तो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि पाणिनि ने क्या लिखा। पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। अरे पाणिनि ने क्या लिखा? पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, और ये लौकिक साहित्य का ये प्रथम व्यवस्थित व्याकरण है। देखिए ये प्रथम व्यवस्थित, ये मतलब प्रथम व्यवस्थित व्याकरण ही है। लौकिक साहित्य की बात नहीं करते हैं। प्रथम व्यवस्थित व्याकरण कौन है? अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि जी ने लिखा है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो अष्ट मीन्स क्या होता है? 8, और अध्याय मीन्स क्या होता है? अध्याय। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अध्याय कितने हैं, तो अध्याय कितने हो गए? 8। यहाँ पर अध्याय कितने? देखिए इसी 8 अध्याय की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ गया? अष्टाध्यायी। तो ये इसमें खुद ही सब कुछ छिपा हुआ है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आंसर भी छिपा हुआ होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अध्याय में कितने चरण होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अध्याय बराबर कितने चरण होते हैं? 4 चरण या फिर पाद। कितने होते हैं? 4 चरण या फिर पाद। यहाँ पर देखिए जूनियर एडेड का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था संस्कृत वाले पेपर में कि एक अध्याय में, अष्टाध्यायी के एक अध्याय में कितने चरण होते हैं, तो वहाँ पर आपको आंसर देना था कि 4 होते हैं। अब यहीं पर देखिए 8 अध्याय आ जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 अध्याय में
कितने चरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैथ्स भी आ गई, वैज्ञानिक पद्धति भी है इसके, साइंस भी इसमें देखने को मिलेगी, मैथ्स भी इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और कितने हो जाएंगे 32। 32 पाद कहेंगे या फिर 32 चरण को कहेंगे। अब देखो ये जो हमारे 32 पाद हैं या चरण हैं, इनमें अलग अलग सूत्र तो दिए होंगे। एक चरण में देखिए, एक चरण में कोई हो सकता कम हो, दूसरे चरण में ज़्यादा हो, तो ऐसे काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे कि एक अध्याय में 4 चरण होते हैं, तो ऐसे सूत्र एकदम क्लियर नहीं है कि किसमें कितने कितने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग कितने हैं, लगभग कितने सूत्र हैं, 4000 सूत्र। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने कितने सूत्रों की रचना की। तो 4000 सूत्र। कितने सूत्र हैं, 4000 सूत्रों की रचना की। और यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि सबसे पहले सूत्रों की रचना करने वाला कौन, तो आप बताएंगे कि पाणिनि जी। इसीलिए इनका एक नाम और है सूत्रकार। क्या कहेंगे, इनको सूत्रकार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सूत्रकार के नाम से किसे जाना जाता, तो आप बताएंगे पाणिनि जी को। पाणिनि जी को किस नाम से जानते हैं, सूत्रकार के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद आते हैं कात्यायन। देखिए कात्यायन क्या है, कात्यायन या वररुचि, इन्होंने क्या किया, पाणिनि जी ने कहा, कात्यायन बाबा से कहा कि चलो ये अष्टाध्यायी मैंने लिखी है, इसमें देख लो कि कोई कमी तो नहीं है, इसको चेक कर लो। तो इन्होंने इसको चेक किया अष्टाध्यायी को, तो इनको कमियां नजर आई। इनको जो कमियां नजर आई उसी में इन्होंने संशोधन कर दिया, उसको किसी को सुधार दिया, किसी में कुछ जोड़ दिया, किसी को जो समझ में नहीं आया उसको बिल्कुल हटा दिया। तो 250 सूत्रों पर इन्होंने संशोधन किया। किसने, कात्यायन ने। इन्होंने कोई एक ग्रंथ का एकदम अलग से कोई नहीं लिखा है, और इन्होंने जो इनके सूत्रों में जो संशोधन किया, लगभग कहा जाता है कि 4000 सूत्र, लेकिन 250 सूत्रों का संशोधन किया और उसके 4000 सूत्र बना दिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उन्होंने सूत्र लिखे, तो उन्हीं सूत्रों को क्या नाम दिया गया, उन्हीं सूत्रों को वार्तिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, वार्तिक। वार्तिक किसी पुस्तक का नाम नहीं है, वार्तिक जो इन्होंने संशोधन किया उन्हीं सूत्रों का नाम है वार्तिक। इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं, एक नाम और इनका हो गया, और इनको किस नाम से जानने लगे, वार्तिककार के नाम से जानने लगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वार्तिककार के नाम से कौन जाना जाता है, वार्तिककार के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको वार्तिककार भी कहते हैं, कात्यायन भी कहते हैं और वररुचि भी कहते हैं। इसके बाद आप आते हैं पतंजलि में। पतंजलि देखिए, पतंजलि ने क्या लिखा, तो पतंजलि ने कहा कि अरे इनके 4000, इनके जो संशोधन किए वो सूत्र, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम भी इनके ऐसी तरीके से कठिन कठिन सूत्र लिख देंगे तो इनको पढ़ेगा कौन। तो इन्होंने क्या किया कि इनके सूत्रों को 4000 सूत्रों की बड़ी बड़ी व्याख्या कर दी। अगर उन्होंने व्याख्या नहीं की होती तो हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं इतने अच्छे से समझ नहीं पाते। सूत्र ही सूत्र लिख दिए थे पाणिनि जी ने, छोटी सी अष्टाध्यायी, और उसी में सारे सूत्र लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि उसकी व्याख्या कर दी। जैसे कि हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे कि बताइए संदर्भ सहित व्याख्या करो, हिंदी में लिख के आया, या एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में लिख के आ गया। तो उसकी हम लोग एक नंबर पाने के लिए अपनी मर्जी से बना कर 1-1.5 पेज भर देते थे। अगर 4 नंबर पाने हैं तो 1.5 पेज से कम नहीं भरते थे, 1.5 या 2 पेज, है ना। और अगर ज़्यादा लॉन्ग आंसर हुआ या उसकी व्याख्या करनी हुई तो कम से कम 2 या 3 पेज भर देते थे। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया कि एक अगर उन्होंने सूत्र को उठाया, उस सूत्र को कम से कम एक या 1.5 पेज तो भरा होगा। इस तरीके से इनके जो 4000 सूत्र थे, इनके 4000 सूत्रों की इन्होंने बड़ी बड़ी व्याख्या कर दी। तो इन्होंने जब बड़ी बड़ी व्याख्या कर दी और उसका नाम क्या रख दिया गया, महाभाष्य। क्या रख दिया गया, महाभाष्य। यहाँ पर महा का मतलब क्या होता है, महान। महा का मतलब क्या होता है, महान, और भाष्य का मतलब क्या होता है, व्याख्या। मतलब बड़ी बड़ी व्याख्या, महान व्याख्या। देखिए जो ग्रंथ जैसा हुआ उसी के नाम पर उस ग्रंथ का नाम भी रख दिया, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम भी रख दिया गया। यहाँ पर 8 अध्याय थे तो इन्होंने इनका नाम, इस अष्टाध्याय का नाम अष्टाध्यायी रख दिया गया। ये महान, इसमें व्याख्या, बड़ी बड़ी व्याख्या थी तो इसका नाम क्या रख दिया गया, महाभाष्य रख दिया गया। अब ये कितने दिनों में इन्होंने लिख पाया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने 84 दिन में लिख लिया। कितने दिन में,
84 दिन में इन्होंने लिख लिया। तो पूछा जाता है कितने आहनिक, तो 84 मतलब 84 आहनिक हैं इसमें, मतलब 84 दिनों में पतंजलि ने महाभाष्य को लिख डाला। यहाँ तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, एक दिन में एक 2-3 पेज पढ़ना या लिखना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर इन्होंने एक दिन में बहुत कुछ लिखा और 84 दिन में बड़ा सा महाभाष्य लिख डाला। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कैसे बन के आता है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पूछा जाए कि बताइए त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो पाणिनि आते, कात्यायन आते और पतंजलि आते। यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए पाणिनि ने क्या लिखा, तो पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा। अष्टाध्याय में कितने अध्याय, तो 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय में कितने चरण, 4 चरण। 8 अध्याय में कितने चरण, तो 4 इंटू 8 और कितने हो जाएंगे, 32 चरण या 32 पाद। लगभग कितने सूत्रों की रचना की, तो 4000 सूत्रों की रचना की इन्होंने। और इसीलिए सबसे पहले सूत्रों की रचना करने वाले कौन, तो आप देखेंगे कि पाणिनि जी। तो इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं, सूत्रकार के नाम से जानते हैं। सूत्रकार के नाम से किसे जाना जाता है, पाणिनि को। पाणिनि को किस नाम से जाना जाता है, सूत्रकार के नाम से जाना जाता। फिर आप देखेंगे कात्यायन, इनके बाद में कौन आया, कात्यायन। कात्यायन का निक नेम क्या है, वररुचि है। कात्यायन ने क्या लिखा, तो वार्तिक लिखे, इनके सूत्रों का संशोधन किया, तो उन्हीं को क्या कह दिया गया, वार्तिक। और इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं, वार्तिककार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए वार्तिककार के नाम से कौन जाना जाता, तो कात्यायन या वररुचि जाने जाते हैं। वररुचि किस नाम से जाने जाते हैं, तो वार्तिककार के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पतंजलि ने क्या लिखा, इनके बाद कौन आए, पतंजलि। पतंजलि ने क्या लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। अब यहाँ देखिए महाभाष्य क्या है, महान व्याख्या, बड़ी बड़ी व्याख्या। पूछा जाए कि बताइए पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य, तो इनको किस नाम से जानते हैं, भाष्यकार के नाम से। इनको किस नाम से जानते हैं, भाष्यकार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भाष्यकार के नाम से कौन जाना जाता, पतंजलि। पतंजलि किस नाम से जाने जाते हैं, तो भाष्यकार के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता ले जाएंगे। इसके बाद थोड़ा और चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे देखिए पाणिनि के बारे में थोड़ा सा जान लो। पाणिनि के बारे में, त्रिमुनि के बारे में ही जान लो। इन्होंने महाकाव्य, ये तो इनके कैसे ग्रंथ थे, व्याकरण के ग्रंथ थे। इन्होंने महाकाव्य भी लिखे हैं। इन तीनों लोगों ने त्रिमुनि महाकाव्य, त्रिमुनि के क्या हो जाएंगे, त्रिमुनि के महाकाव्य। थोड़ा महाकाव्य भी देख लो, महाकाव्य। तो आप देखेंगे त्रिमुनि के क्या हो जाएंगे, महाकाव्य। महाकाव्य में देखेंगे कौन कौन आ जाएगा, पाणिनि जी। पाणिनि जी ने क्या लिख डाला, जामवती विजयम। जामवती विजयम, इसी को अन्य नाम से जानते हैं पाताल विजयम। इसी को किस नाम से जानते हैं, पाताल विजयम के नाम से जानते हैं। ये एक ही रचना है, इसके 2 नाम है। ठीक है, पाणिनि ने क्या लिखा, जामवती विजयम या फिर पाताल विजयम। इसके बाद में कौन आता है, कात्यायन। कात्यायन ने क्या लिख डाला, इनका महाकाव्य है। ठीक है, इन्होंने क्या लिख डाला, तो इन्होंने लिख डाला स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण, देखिए स्वर्गारोहण महाभारत का 18वां पर्व भी है। स्वर्गारोहण महाभारत का कौन सा पर्व है, 18वां पर्व है। और स्वर्गारोहण कात्यायन का महाकाव्य भी है। इसके बाद में कौन आएगा, पतंजलि। पतंजलि ने क्या लिख डाला, महानंद काव्य। महानंद काव्य किसकी रचना है, तो ये पतंजलि की है। स्वर्गारोहण किसकी रचना है, कात्यायन की है। जामवती विजयम या पाताल विजयम ये किसकी रचना है, तो ये पाणिनि जी की है। तो ये तीनों त्रिमुनि के ये क्या हैं, महाकाव्य हैं। तो ये भी पूछे जाने की संभावना है आपके यूपी टेट में, तो ये भी जान लो। सेंट्रल टेट में भी पूछे जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, कभी कभी रचनाएं पूछ देते हैं, उनका मूड है वो कौन सा क्वेश्चन उठा के पूछ लें। तो चलते हैं आगे। इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा पाणिनि जी के बारे में देख लो। पाणिनि परिचय थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे
बहुत ही हल्का परिचय देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके पिता का नाम क्या है और इनकी माता का नाम क्या है, इनके गुरु का नाम क्या है, ठीक है, और इनका उपनाम क्या है और इनका जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके पिता का नाम क्या है, पड़िन, पड़िन, इनके पिता का नाम क्या है, पड़िन, और इनकी माता का नाम क्या है, दाक्षी। इनके गुरु का नाम क्या है, महर्षि वर्ष, वर्ष कहते हैं या फिर उपवर्ष। इनका उपनाम क्या है, दाक्षी पुत्र, जैसे कुंती पुत्र वैसे ही दाक्षी पुत्र। दाक्षी इनकी माता थी तो इनका नाम क्या हो गया, दाक्षी पुत्र। इनका जन्म कहाँ हुआ था, सालातुर में हुआ था, सालातुर में हुआ था इनका जन्म। तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, त्रयोदशी के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, और ये ऐसे नहीं मृत्यु हुई थी, किसी व्याघ्र के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि पिता का नाम पड़िन है, पड़िन है, माता का नाम दाक्षी, गुरु का नाम उपवर्ष या वर्ष, उपनाम दाक्षी पुत्र, और जन्म क्या है, सालातुर। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से पढ़ते रहिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। और जो इसके बाद की क्लास है वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे, आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। ये यूपी टेट और सेंट्रल टेट दोनों के लिए है, स्पेशल यूपी टेट और सेंट्रल टेट के लिए, ठीक है। इस समय सेंट्रल के फॉर्म चल रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही लाभप्रद होगी। और जितने भी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में ये बहुत ही लाभप्रद होगी। तो जितने भी संस्कृत प्रेमी हैं वो भी इसको अगर पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास होकर तैयारी करते रहिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस लाते रहें और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय संस्कृत।